Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Dr. Hiba Ahad Khan and I am your sociology educator. मैं आपके लिए फिर से एक MCQ सीरीज वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, PYQ डिस्कस कर चुके हैं, MCQ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले ये वीडियो पूरा देख लो, फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और पुराने वीडियोस के लिंक शेयर करे हैं तो आप वहाँ से जाकर वो पुराने वीडियोस भी देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज मैं फिर से इस वीडियो में आपके लिए ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। बुक 1 चैप्टर 6 हमारा था कल्चरल डाइवर्सिटी, उसको हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं यहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो जल्दी जल्दी से आ जाओ, कॉपी पेन पेंसिल मोबाइल सब लेकर। ठीक, जल्दी से चलो शुरू करें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछा जा रहा है। द टर्म डाइवर्सिटी एम्फसाइजेस। डाइवर्सिटी से हम क्या समझते हैं? तो डाइवर्सिटी से हम डिफरेंसेस समझते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी है कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट अच्छे से करती है। और कल्चरल डाइवर्सिटी में हमें क्या क्या मिलता है? डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सब कुछ डिफरेंट। इसलिए डाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? डिफरेंसेस को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इंडिया इज अ नेशन ऑफ ग्रेट डैश। क्या होगा हमारा? कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है ना कि इंडिया कल्चरल डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर कितने लैंग्वेजेस हमें मिलते हैं, कितने रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, कितने रीजनल डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं, फूड क्यूजीन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स अ सेंस ऑफ डैश टू ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड। तो क्या चाहिए ह्यूमन बीइंग को सोसाइटी में रहने के लिए? कल्चरल आइडेंटिटी, स्टेबल आइडेंटिटी, इनइक्वालिटी, सोशल आइडेंटिटी। तो हमारा एक स्टेबल आइडेंटिटी। ठीक है, सोशल आइडेंटिटी और स्टेबल आइडेंटिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। सोशल आइडेंटिटी तो हमें मिल ही जाती है जब हम कोई काम शुरू करते हैं, जब हम सोसाइटी में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। स्टेबल आइडेंटिटी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक कि हमारी स्टेबल आइडेंटिटी नहीं होगी तो हम अपना जो वर्क है, अपना जो रोल है उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कम्युनिटी आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन। अब कम्युनिटी आइडेंटिटी की बात हो रही है तो जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, ठीक, तो वो किस पर बेस करेगा? जैसे कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर रही हूँ या मैं यूपी से आती हूँ तो मेरा रीजन क्या है, या मैं कौन से कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो वो सब क्या है? मेरा बर्थ एंड बिलोंगिंगनेस से है। कम्युनिटी आइडेंटिटी जो है वो अस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये अस्क्राइब्ड होता है बाय बर्थ एंड बिलोंगिंगनेस से रिलेट करता है। यहाँ पे अचीवेबल नहीं होता। मेरे हाथ में नहीं था कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हूँ, मेरे हाथ में नहीं था कि मैं यूपी में पैदा हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में नहीं था कि मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करूँ। तो ये सब क्या है? बर्थ एंड बिलोंगिंगनेस से रिलेट करता है हमारा क्या? कम्युनिटी आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या पूछ रहे हैं, Who define this? A state। अब मैं आपको ये भी बता दूं, इस चैप्टर में स्टेट का डेफिनेशन सिर्फ एक ही है और वो किसने दिया है? वो हमारे मैक्स वेबर ने दिया है। मैक्स वेबर को आप आगे भी जाकर जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे तो पढ़ोगे कि इन्होंने अथॉरिटी की बात करी है, पावर की बात करी है, ब्यूरोक्रेसी की बात करी है, कैपिटलिज्म की बात करी है। तो जब ये सब बातें कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टेट तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ही। तो आपको याद रखना है स्टेट की डेफिनेशन हमारे मैक्स वेबर ने दिया है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? पॉपुलेशन पूछ रहे हैं तो हमारा आंसर इज सी। क्रॉस चेक करना आप लोग भी और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट स्पीक्स इन इंडिया? कितना बोला जाता है? तो अप्रॉक्स 1632। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया या इंडियन सोसाइटी कल्चरल डाइवर्सिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर ये दिखा भी रहा है। देखो अप्रॉक्स 1632 लैंग्वेजेस हमारे इंडियन सोसाइटी में बोले जाते हैं। आपको ये याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक, एंड प्लेस अंडर द 8th शेड्यूल
ऑफिशियल लैंग्वेजेस पूछा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कितना है, तो हमारा 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो आपको देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज बताओ जो 8 शेड्यूल में दिए हैं, तो कितने हैं 22। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 22 आपके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और वो मेंशन कहाँ पर हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको ये भी याद रखना है कि 8 शेड्यूल में मेंशन करे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, स्टेट्स हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश एंड एनहांस देयर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी थ्रू, किसके थ्रू करते हैं, तो नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू करते हैं, है ना। ये है आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, स्टेट्स हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश एंड एनहांस देयर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी थ्रू नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। ये अभी पुराना हमसे पीछे वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया था, नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। दे सिक्योर द लॉयल्टी एंड ओबीडियंस ऑफ देयर सिटीजन्स थ्रू पॉलिसीज ऑफ, कौन से पॉलिसीज से, तो हमारा एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन के पॉलिसीज से। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है। 2 पॉलिसीज़ की एनसीईआरटी में बात हुआ है, जिक्र हुआ है, मेंशन है, एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन, जहां पर कहा जाता है कि लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे, और वही हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी को फिर अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डैश एम्ड एट परसुएडिंग, एनकरेजिंग और फोर्सिंग ऑल सिटीजन्स टू अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एसिमिलेशन में क्या होता है कि हम लोग दूसरे कल्चर को इतना एक हद तक अडॉप्ट कर लेते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। अकल्चरेशन में क्या होता है, कुछ हमारे कल्चर ट्रेट्स होते हैं, कुछ हम दूसरों से अडॉप्ट करते हैं और नया कल्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बोल रहे हैं कि एक साथ सबको लेकर चलते हैं, है ना, उसका भी मानेंगे अपना भी मानेंगे, इस तरह से। लेकिन अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, एनकरेजिंग और फोर्सिंग। अब फोर्स करने को कहा जा रहा है तो इसका मतलब असिमिलेशन, कि आप अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल छोड़ दो और आपसे जो कहा जाएगा, जो कल्चर फॉलो करने के लिए कहा जाएगा वो कल्चर फॉलो करो। ठीक, तो यहाँ पर असिमिलेशन को बोला जा रहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या पूछ रहे हैं, इट इज़ एनकरेज बाय द जोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ दीज आइडेंटिटी मार्कर्स इन पर्टिकुलर। अब देखो आइडेंटिटी बोल दिया, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन बोल दिया। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर रीजन्स फ्यूल्ड बाय सेंस ऑफ रीजनल डेप्रिवेशन। रीजनल डेप्रिवेशन जब होगा तो उसका क्या होगा, रीजनलिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जहाँ पर भी डेप्रिवेशन जो है वो रिलेट करता है रीजन से, तो हमारा फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म आ जाएगा या प्रोसेस ऑफ रीजनलिज्म आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस इनिशियली द इंडियन स्टेट कंटिन्यूड विद द ब्रिटिश इंडियन अरेंजमेंट्स डिवाइडिंग इंडिया इनटू लार्ज प्रोविंसेस ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, जब जो स्टेट्स थे या जो पार्ट्स थे, एरियाज थे, उनको डिवाइड करा गया, ठीक है, लार्ज प्रोविंसेस में, तो वो क्या बना, स्टेट, नेशन, प्रेसिडेंसीज, प्रिंसली स्टेट। तो आंसर इज सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इनिशियली द इंडियन स्टेट कंटिन्यूड विद द ब्रिटिश इंडियन अरेंजमेंट्स डिवाइडिंग इंडिया इनटू लार्ज प्रोविंसेस, जिसको हम प्रेसिडेंसीज भी कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पहले करा था लार्ज प्रोविंसेस जिसको हम प्रेसिडेंसीज भी कहते हैं, तो वो कौन से 3 थे। ठीक, तो देखो हमने यहाँ पे पहले की वीडियोस में भी पढ़ा हुआ था, BMC, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। तो हमारे ऑप्शन ए है बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। ठीक, इस तरह से हमें याद रखना है, जो कि हमारे ये फर्स्ट पोर्ट सिटीज़ भी थे। मैंने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया था, ये हमारे फर्स्ट पोर्ट सिटीज़ थे, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, जहाँ से ब्रिटिशर्स अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, बिजनेस करते थे। ठीक, इस तरह से। और मैंने जॉब चारनॉग, जिन्होंने 3 विलेजेस लिए थे, ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप जाके पुराने वीडियोस देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखना, सारे लिंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच स्टेट वॉज अ मल्टीलिंगुअल स्टेट ऑफ मराठी, गुजराती। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस दे दिए हैं, अब पूछ रहे हैं आप स्टेट बताओ कि कहाँ पे थे ये, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा एंड कोंकणी। तो देखो अब यहाँ ऑप्शंस क्या दिए हैं, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, राजस्थान। अब आपको याद कैसे करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप बस मराठी से जाओ, महाराष्ट्र में बोला जाता है, बॉम्बे में बोला जाता है, तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा बॉम्बे स्टेट। अब इसको आप कैसे रखोगे याद, MK GK, यानी कि मराठी, कोंकणी, गुजराती, कन्नड़ा,
MKGK आपका कहाँ पर है, बॉम्बे में है MKGK। और ऐसे भी MKGK भी नहीं याद रखोगे, सिर्फ मराठी से रिलेट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में भी यही पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेट है जहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम बोला जाता है। तो वही मद्रास, बंगाल, कैलकटा और महाराष्ट्र। तो अब देखो यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है, ये सारे साउथ इंडियन है ना, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है, साउथ इंडियन, मद्रास स्टेट है, तो आपको ऐसे याद रखना है। बॉम्बे में मराठी बोला जाता है, MKGK हो गया, और यहाँ पर क्या है, हमारे सारे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, तो हमारे मद्रास स्टेट के हो गए ये सारे लैंग्वेजेस। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, इन विच ईयर द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज implemented and help transform the political and institutional life of the nation। तो आप इसका डेट लिख लो, आपको याद होना चाहिए, SRC करके 1956, SRC 1956। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों जल्दी से, इंडियन नेशनलिज्म द डोमिनेंट ट्रेंड वाज मार्क्ड बाय एन इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक विजन। इंक्लूसिव बिकॉज इट रिकॉग्नाइज, इंक्लूसिव से हम क्या समझते हैं, अंदर लेना, इंक्लूड करना, एक साथ सबको कर लेना, है ना। तो अब देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी तो होगा नहीं, डिफरेंसेस भी नहीं होगा, प्लूरलिज्म हो सकता है। अब नेक्स्ट में डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, तो आंसर हमारा ये है, आंसर डी, इंक्लूसिव में हम लोगों को प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। आगे देखो 19 हमसे क्या पूछ रहा है, विच कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट्स एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ठीक, क्या पूछ रहे हैं हमसे, तो ये हमारा हिंदुइज्म है, तो हमारा ए। ठीक, 80% याद कर लो, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर डेटा पूछा जाएगा, पॉपुलेशन पूछा जाएगा, तो आपको टोटल पॉपुलेशन भी बताना था, 1.21 बिलियन था। उसके बाद आपसे मेजॉरिटी पूछा जाएगा, तो मेजॉरिटी 80% हिंदू है। वहीं पे आपको हिंदू कम्युनिटी देखो पूछ रहे हैं और परसेंटेज पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है 80% है। ठीक, मेजॉरिटी पूछेंगे तो आपको पता है 80% हिंदू कर रहे हैं उसको। और 21 में अगर देखो पूछ रहे हैं हमसे क्या, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, तो मुस्लिम में हमसे पूछ रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे इसका, मुस्लिम कम्युनिटी का अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कितना है, 13.4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिंदू 80% है, मुस्लिम कम्युनिटी का 13.4% है, टोटल पॉपुलेशन 1.21 बिलियन है। और ये सब किसके अकॉर्डिंग है, ये सब हमारे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। 22 देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन माइनॉरिटीज एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी, any section of the citizens residing in the territory of India or any part of thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। अब यहाँ पर बात हो रही है माइनॉरिटीज़ की। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के, तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट, इस तरह से याद कर लो, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट। अब वो किस किस फील्ड में बोल रहे हैं वो नीचे मेंशन कराए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट इन देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। ठीक, ये सब, तो ये कौन से आर्टिकल में आएगा, हमारा आर्टिकल 29 में आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ ऑल माइनॉरिटीज़ की जब भी बात होगी तो आर्टिकल 29 हमें याद रखना है। आर्टिकल 17 मैंने आपको क्या बताया था, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी बताया था। आर्टिकल 29 मैंने क्या बताया आपको, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट की बात करी। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या पूछ रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन माइनॉरिटीज़ एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये भी माइनॉरिटी के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या पूछ रहे हैं, बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, तो आर्टिकल हमारा 30, इस तरह से याद रखना है। हमने 3 आर्टिकल पढ़ लिए हैं, आर्टिकल 17 अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट, और आर्टिकल 30 क्या बात कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्या है, एजुकेशनल एस्पेक्ट, है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, द वर्ड डैश रेफर्स टू एग्रेसिव शोवनिज्म। अब देखो एग्रेसिव शोवनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा कम्युनलिज्म। आपको याद रखना है, एग्रेसिव शोवनिज्म की बात आएगी तो आपको कम्युनलिज्म आंसर करना है। आगे देखो
आगे हमसे क्या कहा जा रहा है 25 में, डैश इज एन एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब यहाँ पर हमसे एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जब बात होगी तो ये भी हमारा कम्युनिज्म है। तो अब यहाँ पे शोविनिज्म है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये आपको याद रखना है, ये आपका कम्युनलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, इन विच ईयर द एंटी सिख राइट्स, कब हुए थे दिल्ली में एंटी सिख राइट्स? तो ये हमारे 1984 में हुए थे। एंटी सिख राइट्स कब हुए थे? जब इंदिरा गांधी थी, उन पर अटैक हुआ था, उनका मर्डर हो गया था, ठीक है। उसके बाद से फिर सिचुएशन ख़राब होती चली गई थी, तो ये उसी टाइम पीरियड का बात है 1984 एंटी सिख राइट, ठीक, याद रखना है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछ रहे हैं, इन विच ईयर द अनप्रेसिडेंटेड स्केल एंड स्प्रेड ऑफ एंटी मुस्लिम वायलेंस, कहाँ पर? गुजरात में। एंटी मुस्लिम वायलेंस गुजरात में हुआ था, ठीक है, टुक प्लेस अंडर अ बीजेपी गवर्नमेंट। तो कौन सा ईयर था वो? तो 2002। एंटी सिख राइट आपको 1984 याद रखना है, और एंटी मुस्लिम वायलेंस इन गुजरात कहाँ याद रखना है? ईयर 2002, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछ रहे हैं, विच 3 स्टेट्स, कौन से 3 स्टेट्स हैं क्रिएटेड इन द ईयर, जो कि 2000 साल में बने हैं, ईयर 2000, ठीक। तो देखो हमारा छत्तीसगढ़ था, उत्तरांचल था, झारखंड था, और ये कब बने थे? इकोलॉजिकल मूवमेंट्स जब इन लोगों ने चलाए थे, इकोलॉजिकल मूवमेंट्स, इन लोगों ने बोला था कि हमें गवर्नमेंट या इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग भी हैं डिस्प्लेस कर देते हैं हमारे फॉरेस्ट से, जो भी हमारा रीजन है, पर्टिकुलर एरिया है वहाँ से, तो हमारा लाइवलीहुड, लिविंग कंडीशन सब क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए उन लोगों ने मूवमेंट्स चलाए, और उन मूवमेंट्स के रिजल्ट में इनको क्या मिला? स्टेटहुड मिला। और स्टेटहुड कब मिला है? ईयर 2000 में। और किसको मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है, झारखंड को मिला है, और उत्तरांचल को मिला है, ठीक। स्टेटहुड ईयर 2000 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी आपका पॉलिटिकल अथॉरिटी है उससे रिलीजन को बिल्कुल निकाल देना, आपकी कोई भी रिलीजियस आइडियोलॉजी उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है, जब रिलीजियस आइडियोलॉजी इन्वॉल्व होती है तो वो कम्युनलिज्म होता है, और जब रिलीजियस आइडियोलॉजी को सेपरेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा सेक्युलराइजेशन होता है, ठीक। फ्री फ्रॉम रिलीजन लिख लो, याद रहेगा, फ्री फ्रॉम रिलीजियस आइडियोलॉजीज। यहाँ पर रैशनल अप्रोच चलता है ना, रैशनल अप्रोच चलता है, इतना याद कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, व्हेन दिस लॉ वाज पास बाय पार्लियामेंट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये तो बहुत आसान है, हम सबको पता है, आपको भी पता होगा, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या करा, अपना पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। 30 पॉसिबल क्वेश्चंस इसमें बन रहे थे, तो मैं आपके लिए लेकर आ गई, और होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।